नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग ने 3 बच्चियों की जान ले ली। निशिका, प्राची और पाखी। तीनों बच्चियों की उम्र 12 से 16 साल के बीच थी। तीनों ऑनलाइन गेमिंग के दुनिया के टास्क पूरा करने में इस कदर इन्वॉल्व हो गईं कि अपनी सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। अनुराग अड्डा में आज इस चर्चा इसी बात की। इस घटना के बहाने बात करेंगे कि कैसे वर्चुअल दुनिया हमारे बच्चों के दिमाग पर हावी होती जा रही है और धीरे धीरे ये एक महामारी जैसा रूप ले जा रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं जरा इस घटना के विवरणों को, क्योंकि ये महज एक परिवार की त्रासदी नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। तीनों बच्चियों की आत्महत्या के बाद जब इनके कमरे को पुलिस ने तलाशा तो उसमें जगह जगह पर लिखे हुए वाक्य पाए गए हैं। कुछ वाक्य अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, कुछ वाक्य हिंदी में लिखे हुए हैं, राधा कृष्ण की तस्वीरें लिखी हैं। कहीं पर ये लिखा हुआ है कि मैं बहुत अकेली हूँ, कहीं पर ये लिखा हुआ है कि मेरा दिल टूट गया है। दरअसल इन बच्चियों की कहानी थोड़ा डरा देने वाली है। ये बच्चियाँ कोरियन लव नाम का एक गेम खेला करती थीं। माता-पिता के मुताबिक इनको इस गेम की लत कोविड के दौरान लगी। कोविड के दौरान हम सभी की डिजिटल हैबिट्स कुछ बदली थी और सभी लोग ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल के साथ ऑनलाइन रहने लगे थे। इनको कोविड के बाद इस कोरियन गेम को खेलने की लत लगी और कोविड ख़त्म होने के बाद, उस समय स्कूल बंद चल रहे थे, लेकिन कोविड ख़त्म होने के बाद भी ये बच्चियाँ इस गेम में इस कदर डूब गईं कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। जो जाँच में अब तक जो ताज़ा बात सामने आई है, उसमें यही सामने आया है कि बच्चियाँ पिछले 3 साल से स्कूल नहीं जा रही थीं। माँ-बाप अक्सर इस बात के लिए डाँटते थे कि ये गेम खेलना छोड़ दो, लेकिन तीनों बच्चियाँ अक्सर कहती थी कि हम ये गेम नहीं छोड़ सकते। उन्होंने एक डायरी में बहुत विस्तृत नोट लिखा है, जिसे अभी पुलिस सुसाइड नोट कह रही है। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि ये कोरियन लव गेम हमारी ज़िंदगी है और हम किसी भी तरह से इसे नहीं छोड़ सकते। देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। तो ये विवरण केवल ये बताने के लिए थे कि एक गेम जो महज़ वर्चुअल दुनिया में है, जिसमें कुछ एनिमेशंस होते हैं, कुछ बातें होती हैं, वो इन बच्चियों के दिमाग पर कितना असर कर गया था। अब कुछ बातें इस कोरियन लव गेम के बारे में कर लेते हैं। ये महज़ एक नाम है, इसी तरह के और भी बहुत से बाज़ार में गेम संचालित हैं। कोरियन लव गेम एक तरह का इंटरैक्टिव गेम है जिसमें एक पात्र आपसे चैट करता है, आपको टास्क देता है। शुरुआत में वो आपको थोड़ी अटेंशन देता है, आपके इमोशंस का ख़्याल रखता है। कुल मिलाकर ये कहें कि वो आपको अच्छा महसूस कराता है। बच्चे इससे जुड़ते हैं, फिर धीरे-धीरे शुरुआत में विश्वास के लिए, भरोसे के लिए छोटे-मोटे टास्क दिए जाते हैं जो आसानी से पूरे हो जाते हैं और बाद में फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये बढ़ते-बढ़ते ऐसी स्थिति तक लाते हैं जिसमें आपको खुद को हार्म कर लें या किसी दूसरे को हार्म कर दें। इसी तरह का एक और गेम ब्लू व्हेल भी भारत में काफ़ी चर्चित हुआ था। तो ये गेम क्या हैं? ये गेम बच्चों को क्यों आकर्षित कर लेते हैं? ख़ास तौर से टीनेज के बच्चे इनसे इतनी जल्दी क्यों जुड़ जाते हैं? कोरियन लव गेम की अगर बात करें तो ये एक ऐसा गेम है जो कोरियन पॉप कल्चर, कोरियन म्यूज़िक, कोरियन समाज के रीति-रिवाज़ों और उनकी रोमांटिक स्टोरी लाइन पर बनाया जाता है। इसमें पात्र बात करना शुरू करते हैं और फिर धीरे-धीरे वही टास्क वाली बात होती है। हालाँकि जो गाज़ियाबाद में अभी ये घटना हुई है, उसमें अभी ये साफ़ नहीं है कि गेम के टास्क देने के कारण बच्चियों ने आत्महत्या की या माता-पिता उस गेम को खेलने से रोक रहे थे, इस वजह से आत्महत्या की। लेकिन फिर भी जो विवरण सामने आए हैं, उससे ये लगता है कि ये बच्चियाँ अपने दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी थीं। गेम का कोई काल्पनिक चरित्र इनके दिमाग को नियंत्रित कर रहा था। ज़रा इनकी दिनचर्या पर गौर करते हैं। परिवार वाले बताते हैं कि तीनों बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती थीं, एक ही कमरे में रहती थीं और नहाने, टॉयलेट जाने जैसे काम भी एक साथ करती थीं। बीच वाली बच्ची, जिसे कहते हैं कि गेम में वो डेथ कमांडर बनती थी और बाकी दोनों बहनों को टास्क देती थी। रात को स्टूल रखकर बालकनी से ये तीनों बच्चियाँ कूद गईं। मैंने कहा था पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते, कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छुड़ा सकते। आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं बस। और सुसाइड नोट मैंने अभी देखा जस्ट,
उनके पास। सर बहुत बुरा हुआ है ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गेम ना खेलने दें बस। गेम में कब कौन सा टास्क हो जाता है ये नहीं पता लगता, हमें खुद नहीं पता लगा जी। अब ये सस्पेंस का विषय है कि क्या गेम के एनिमेशन या किसी कैरेक्टर ने उन्हें ये टास्क दिया था, या वो घर वालों के गेम खेलने से रोकने पर दुखी थी। इस पर आते हैं, लेकिन इस पर आते हैं कि आखिर गेम्स का ये कल्चर है क्या? ये गेम कैसे कारोबार करते हैं, किस तरह से चलते हैं? विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरियन लव गेम जैसे जो ऐप्स हैं वो कई बार सीधे डाउनलोड नहीं होते हैं। ये एक ऐसे गेम्स होते हैं जो वेबसाइट्स पर खुलते हैं, कई बार डार्क नेट पे खुलते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं। मतलब आपके साथ बहुत सारे लोग ये गेम खेल रहे होते हैं। बच्चे इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उन्हें इससे एक वैलिडेशन मिलता है, एक टास्क पूरा करने पर प्रशंसा मिलती है, प्रशंसा उन्हें खुश करती है। कोरियन पॉप कल्चर का हमारे भारत के बच्चों में असर बहुत बढ़ा है। इसे आप भारत के अंग्रेज़ी स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों के इर्द-गिर्द जाएँगे तो देख भी सकते हैं कि कोरिया के म्यूज़िक ब्रांड, कोरिया के एक्सेसरीज़, वहाँ के कल्चर में पहने जाने वाले तरीके, वहाँ के ब्यूटी टिप्स इस्तेमाल करने का कल्चर बहुत बढ़ा है। कोरियन लव गेम भी कुछ इसी तरह का गेम था, जो ये कहता था कि आई एम कोरियन। इन लड़कियों के कमरे में भी कई जगह ये लिखा हुआ है कि आई एम नॉट इंडियन, आई एम के कोरियन। इस गेम में होता ये था कि कोई कोरियन या विदेशी आदमी बन के कोई एनिमेशन कैरेक्टर या कोई उससे बात करता था और धीरे-धीरे उसे एक इमोशनल ट्रैप में फँसा लेता है। ये घटना दुखद है, लेकिन ये गेम चल कैसे रहे हैं? ब्लू व्हेल गेम जो टास्क देता था, जो एक रसियन गेम था, उसमें बहुत सारी चर्चा हुई थी और कई बच्चों की जान जाने के बाद सरकार ने इस पर कुछ सख्ती दिखाई थी। लेकिन सही बात यह है कि इस तरह के तमाम इंटरैक्टिव गेम अभी भी चल रहे हैं और लोग उन्हें खेलते हैं। हम इस पर चर्चा फिर तभी शुरू करते हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। तो इन गेम का अर्थशास्त्र क्या है और बच्चे इनमें फंसते क्यों हैं? पहले तो इस बात पर है कि टीनेज की उम्र में बच्चे इनमें फंसते क्यों हैं, इस पर आते हैं। वर्चुअल दुनिया लगातार बढ़ी है, डिजिटल, नेट, मोबाइल, अब ये हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं। पेरेंट्स के तौर पर हम कई बार ये समझते हैं कि बच्चों को उनकी ज़रूरत का सारा सामान देकर हम मुक्त हो गए हैं और बच्चे एक तरह से रियल लाइफ से कट जाते हैं। मोबाइल और ऑनलाइन ही उनकी दुनिया होती है। बच्चों के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो भावनात्मक तौर पर किसी से जुड़े नहीं होते हैं और कोरियन लव जैसे गेमों से जुड़ने की सबसे पहली वजह यही इमोशनल ट्रैप होता है। बच्चों को ये लगता है कि कोई उन्हें सुनता है, कोई उन्हें समझता है, इस वजह से वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। घर वाले आम तौर पर उन्हें डाँटते हैं और इसे सामान्य मोबाइल हैबिट के तौर पर लेते हैं। जैसे माना जाता है कि आप बच्चे को मोबाइल हाथ में लेकर डाँटते हैं, लेकिन इन गेमों की लत जो होती है वो धीरे-धीरे एक नशे की लत से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे इनकी तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, इस पर बात हो गई है, लेकिन ये गेम चलते क्या हैं, इनका अर्थशास्त्र क्या है? आखिर इनको खेलने से उन कंपनियों को क्या फ़ायदा होता है? ये मुख्य बात है कि तमाम सख्ती, तमाम नियम कानूनों के बाद भी इन पर रोक लगाना पूरी दुनिया में मुश्किल होता जा रहा है। सरकारें इससे डरती हैं। कोरिया की गेम इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि वहाँ की संसद और राष्ट्रपति तक भी इसकी पॉलिसियों पर चर्चा करते हैं और उसे जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कई बार की जाती है। इन गेमों का अर्थशास्त्र ये होता है कि जब इंटरैक्शन वाले इन गेमों में बच्चे चैट शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। इनको बड़ा एंगेजमेंट मिलता है। उसके बाद अगर आपको अगले टास्क पे जाना होता है, तो इसमें कई बार ये होता है कि अगला टास्क पूरा करने के लिए आप उन्हें पैसे दीजिए। कई बार ये गेम फ्री भी होते हैं। जब ये गेम फ्री होते हैं, तो चूँकि बड़े एंगेजमेंट के कारण इंटरनेट के ऐड उसकी तरफ आते हैं और वो अगर आप पूरा एक ऐड देखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स मिलने के बाद आप अगले टास्क पे जाएँगे। चूँकि ये एक इमोशनल ट्रैप होता है, गेम में एक टास्क पूरे करने की खुशी होती है। इसे आप कुछ ऐसा समझें कि जैसे हम मैदान में कोई गेम खेलते हैं और हम किसी टीम को हरा देते हैं, तो हमें जैसी खुशी मिलती है, वो खुशी बच्चे फ़ोन और गेम ऑनलाइन दुनिया में, एक वर्चुअल दुनिया जो सच है ही नहीं, उसमें हासिल कर रहे होते हैं। वो ऐड देखते हैं और ये गेमिंग कंपनियों के रेवेन्यू का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। एक भरपूर एंगेजमेंट जब लाखों बच्चे, लाखों लोग आपके ऐप से, आपकी वेबसाइट से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इस तरह के गेम बनना, इन गेमों को रोकना सरकारों के लिए भी कठिन होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इस पर दबाव डालती है।
कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ये दरअसल बच्चों के अकेलेपन, उनके इमोशन, इसका कारोबार करते हैं। तो अब कुछ सीख पेरेंट्स के लिए हैं। इस पर सरकार क्या पॉलिसी बनाएगी, इस पर जब तब बात होती रहती है। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि बड़े हादसे होने पर ही सरकारें इस तरफ चेतती हैं, कुछ बयान आते हैं और फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। लेकिन एक पेरेंट्स के तौर पर ये सलाहें आपको बहुत बार मिलती ही रहती हैं कि बच्चों की मोबाइल हैबिट्स पे नज़र रखिए, उन्हें गेम खेलने से रोकिए, गेम हमारे दिमाग पर कैसे ऑनलाइन गेमिंग असर करती है, इस पर भी बातें होती रहती हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि अब वर्चुअल दुनिया एक सच्चाई है। इंटरनेट, मोबाइल से आप बच्चों को हर समय बचा नहीं सकते। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के साथ जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये है कि बच्चों के साथ भावनात्मक रिश्ता पेरेंट्स को रखना चाहिए। महज कुछ निर्देश दे देने से, मोबाइल का पैरेंटल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेने से या ऑनलाइन हिस्ट्री चेक कर लेने से इस तरह की बातें रुकने वाली नहीं हैं, क्योंकि ये एक अलग तरह का ट्रैप है। बच्चों के साथ भावनात्मक रिश्ता रखिए, उन्हें वास्तविक दुनिया से रूबरू कराइए, उन्हें सिखाइए कि महज एनिमेशन या फिर के पॉप ड्रामा में दिखाई जाने वाली या के म्यूज़िक में दिखाई देने वाली चीज़ें ही असली नहीं होती हैं। नहीं तो इस तरह की घटनाएं जब तक सामने आती रहेंगी। दूसरा पक्ष सरकार का, एजेंसियों का भी है कि इस तरह के गेम जो बच्चों को इस कदर अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं कि वो अपनी जान देने को मजबूर हो जाते हैं, उन पर नियंत्रण के लिए कुछ ठोस रूपरेखा बनानी ही पड़ेगी। नहीं तो ऐसी घटनाएं कहाँ रुकेंगी। तो अनुराग अड्डा में चर्चा आज यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।